हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम फिर एक नए सीरीज के साथ, टॉप 10 सीरीज के साथ। तो यहां से हमने इससे पहले फिफ्थ के ख तक हमने वहां से पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिए। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो चल रहा है ये 822 एवी। तो 822 एवी प्रैक्टिस सेट का आज हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ग से देखेंगे। जहां से हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन गे। तो गे में क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक लंबवतीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कुछ शंकु है, शंकु बना लेते हैं एक। यहां पर देखिए इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो आधार की परिधि है, तो यहां पर देखिए आधार की परिधि दी है, आधार की परिधि। तो यहां से देखिए परिधि दी है 24 इक्वल्स टू में 24 पाई। और यहां से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मीन्स हाइट दी है इसकी 5 सेंटीमीटर। यहां तक हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना। क्या याद करना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो यहां से हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या, हमें रेडियस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है आधार की जो परिधि दी है उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो यहां लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि। तो यहां से देखिएगा कितना दिया है, 24 पाई। और बात करें शंकु के आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और यहां से 12 दूनी 24, यहां से 12 आ जाएगा। आर इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट, यहां से 12 सेंटीमीटर आ गया। हम बात करते हैं किसकी, शंकु का आयतन। हम बात करते हैं जो हमसे निकलवा रहा है शंकु के आयतन की बात करते हैं। तो यहां से देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू है वो 12 है। देखिए ये पाई में ही रख लेते हैं क्योंकि ये आंसर पाई में ही दे रखा होगा। आर की जो वैल्यू है वो 12 है। 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका 5। यहां से देखिए हम इसे लिख सकते हैं पाई। और यहां से इसको लिख लेते हैं 12 गुना 12। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 है, 3 से एक डिजिट कैंसिल हो जाएगी। 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, पाई गुना 20 गुना 12। तो यहां से देखिए 240 पाई। और हमारा जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। किस में निकलता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अब यहाँ पर घ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का घ किस प्रकार से है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। तो ये जेब खर्च को दर्शाता है। और मध्य जेब भत्ता इसका 18 रुपए है। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसका एक दिन का जो मध्य जेब खर्च है वो 18 रुपए है। इसमें लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो लुप्त बारंबारता एफ है ये ज्ञात करनी है। और ये इस तरह का क्वेश्चन एक नहीं काफी बार आया है। और मैंने देखा है, आप अखिल का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, अनसोल्ड पेपर, आप जितने भी 2019 से लेके 22 तक के जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट देखे होंगे सबके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसमें विलुप्त पद जो बारंबारता में इसमें एफ दिया है। पिछले वाले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें 2 विलुप्त पद थे, F1 और F2।
देखिए यहाँ पर केवल f है, तो हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। यहां से x बार बराबर आपका होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो आपने देखा होगा यहां से इंटू एच, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये कौन सा है, पग विचलन विधि द्वारा। तो पग विचलन विधि द्वारा हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, विधि द्वारा। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को इससे करने के लिए एडवाइस इसलिए देता हूं, इससे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, सिंपल हो जाता है ना, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x, क्योंकि x की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 13 है, अपर लिमिट कितनी है 13, जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 11। तो अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 2। जब हम 13 में से 11 घटाएंगे केवल 2 ज्यादा है। या तो एक तरीका तो ये है कि 2 ज्यादा है, इसे एक एक में बांट दो, एक इसे दे दो एक इसे दे दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 11 को 1 दिया 12 हुआ, 13 को 1 दिया 14 हो जाएगा, और 15 को 1 दिया 16 हो जाएगा, और 17 को 1 दिया 18 हो जाएगा, और 19 को 1 दिया तो यहाँ से 20, और यहाँ से 21 को 1 देंगे 22, और 23 में 1 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक ऐड करते चले जाएंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा x आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़िए, यहाँ से कितना आ जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड कीजिए 12 आ गया। तो ऐसे ही 15 और 13 को ऐड कीजिए 28 आ जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड करिए 14 आ जाएगा। आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ से इस तरह से हम टोटल x जो है उसको, इसको हम लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट का मध्य बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए सब, फिर उसके बाद हम निकालते हैं d बराबर x माइनस ए अपॉन एच। एच यहाँ पर चेक करते हैं कितना है, तो h देखिए यहाँ से 2 है, कितना है 2 है, ठीक है ना। तो h हमारा 2 है, और उसके बाद हमने क्या करना है, पहले f सिग्मा f करिए, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये 44 प्लस f आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर लीजिए 7 और 6 13, मतलब 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 22 और 13 आपके हो जाएंगे 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, और प्लस f 44 प्लस f आ जाएगा। और आप देखेंगे हमने जो मिडिल वाली वैल्यू, इसको क्या, सॉरी यहाँ पर नहीं मानते, x वाले टर्म को मानते हैं। जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसको हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। x वाली टर्म को a मानते हैं, मिडिल वाली को, और जिसको a मानते हैं उसको 0 कर देंगे, -1 -2 और -3, और यहाँ से +1 +2 और यहाँ से +3, और यहाँ से आपको fd निकालना है। क्या निकालना है, fd, और f और d की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिएगा 7 या 21 माइनस के 21, 6 दूने 12 माइनस के 12, 9 एकम 9 माइनस के 9, 13 0 0, f 1 जा f, 5 2 जा 10 मीन्स 5 दूने 10, 4 थिया 12, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस के, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के। आप इनको ऐड करेंगे 21 और 9 30, और 30 और 12 माइनस के कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी 42 आएगा। आप ये ऐड करिए, यहाँ से देखिए 9 और 21, 9 और 21 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 12 42। आप इनको जोड़िए 22 हो जाएगा, प्लस के 22 हो गया। तो यहाँ से देखिए 22 प्लस और प्लस f भी है, तो इसमें f यहाँ बाद में जोड़ लेंगे क्योंकि हम पूरे का ऐड करेंगे। तो इसमें से घटा दीजिए 22, तो 22 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20। तो यहाँ से सिग्मा fd की बात करें तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से fd की बात करें तो माइनस के 20 और प्लस के f, क्योंकि ये भी ऐड होना ना इसमें। और यदि हम यहाँ से लेते पूरा तो ये हो जाता है 22 प्लस f हो जाता है, और इसमें से घटाएंगे तो ये इतना बचेगा कितना, माइनस के 20 और प्लस के f। हमने फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ से देखिए a कितना है हमारा 18 हो जाएगा, प्लस सिग्मा fd, देखिए सिग्मा fd कितना है माइनस के 20, माइनस के 20। हाँ यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, माइनस के ये आ जाएगा 42, और x बार हमने दे रखा है, देखिए यहाँ पर x बार कितना है 18, तो यहाँ 18 रख देंगे। और यहाँ से देखिए माइनस के 20 प्लस के f, और यहाँ से सिग्मा f कितना था 44 प्लस f, 44 प्लस f इंटू h कितना है आपका 2, तो यहाँ से 18 से 18 कैंसिल, यहाँ 0 हो जाएगा। माइनस के 20 प्लस f अपॉन 44 प्लस f इंटू 2, तो ये कहाँ चला जाएगा 0 में, 0 इंटू 44 प्लस f, और बटे में कितना है 2, जो गुना में वैल्यू है वो बटे में चली जाती है, और जो बटे में वैल्यू है वो साइड वाले के गुना में चली जाती है। जैसे ये
डिवाइड में थी तो मल्टीप्लाई में चली गई, जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में चली जाती है। तो माइनस के 20 प्लस के एफ, ये जीरो हो जाएगा, माइनस के 20 प्लस एफ, और यदि हम इसे माइनस के 20 को उधर लेंगे प्लस के 20 हो जाएगा एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। तो हमने ये विलुप्त पद ही हमें फाइंड करना था, तो हमारा विलुप्त पद जो है वो हमारा कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, संख्याएं। तो जो संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो संख्याएं देखिए, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होती है। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या की बात करी है, तो पहले सबसे पहले हम क्रमागत धनात्मक संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्रमागत धनात्मक सम संख्या की बात करें यदि हम, तो देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर देखिए क्रमागत धनात्मक सम संख्या 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 और यहां से 2x प्लस 8, ऐसा ही आपका डेजेस यहां पर चलती रहेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट होगी वो 2x प्लस 10 हो जाएगी। तो ऐसे ही क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं हैं, ये चलती रहेंगी। बात करते हैं किसकी, क्रमागत धनात्मक विषम संख्या की। तो बात किसकी करते हैं, क्रमागत धनात्मक विषम संख्या की बात करें यदि हम, विषम संख्या, तो देखिए क्रमागत धनात्मक विषम संख्या क्या होगी। तो बात करते हैं विषम संख्या की। आपका पहला होगा 2x प्लस 1, दूसरी होगी यहाँ से 2x प्लस 3 और तीसरी यहाँ से होगी 2x प्लस 5 और यहाँ से फोर्थ हो जाएगी आपकी 2x प्लस 7। तो ऐसे ही आपकी ये चलता रहेगा, 1 3 5 7, इसमें 2x में ऐड करते चले जाएंगे। तो ये आपकी क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं आती चली जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं क्रमागत धनात्मक संख्याएं, ना विषम है ना सम है, केवल क्रमागत धनात्मक संख्याएं की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए क्रमागत धनात्मक संख्या की बात करी है यहां पर। तो देखिए क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होती है, तो बात करते हैं इसकी। देखिए यहां पर x प्लस 1, यहां पर x प्लस 2, x प्लस 3 और यहां पर x प्लस 4, आगे इसी क्रम से ये चलती रहेंगी। तो ये आपकी, हमने पढ़ा इसको क्रमागत धनात्मक सम संख्या, बात करी हमने क्रमागत धनात्मक विषम संख्या की बात की, यहाँ पर क्रमागत सम संख्या की बात करी, यहाँ पर विषम संख्या की, और यहाँ पर क्रमागत धनात्मक संख्या की बात करी। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये नोट करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का हम कौन सा पार्ट है, बात करते हैं। सॉरी, ये 6 का क्या पार्ट है। तो इसमें 6 के क्या में पहला ही क्वेश्चन है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आप इनको नोट करेंगे और नोट करके ये याद भी रखेंगे, क्रमागत धनात्मक सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है और क्रमागत संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। इसने बोला कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। पहले मानना पड़ेगा हमें, माना, यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन का, माना दो क्रमागत धनात्मक, किसकी बात कर रहा है वो, सम संख्या, धनात्मक सम संख्या की, सम संख्या। तो हमने कौन कौन सी लेनी है, हम पहली दो ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहली आपकी 2x, दूसरी आपकी 2x प्लस 2, तो ये दोनों ले लेते हैं और इसमें बोला गया कि दोनों के वर्गों का योगफल 244 है। तो यहां से देखिए दोनों के वर्गों का योगफल क्या है, 244 है। 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 244। तो यहां से 2 का वर्ग 4x स्क्वायर आ जाएगा और यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर किसका फॉर्मूला खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने यदि पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ क्या खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखेंगे आप कैसे खुलता है, पहले का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस। तो यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4x और 4x का यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है, ऐसे यहाँ पे 8x आ जाएगा।
और इक्वल टू में कितना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू में कितना है 244। तो यहाँ से देखिए ये ऐड हो जाएंगे 4x और 4x 8x स्क्वायर, यहाँ पर पहले 8x लिख लेंगे और प्लस के 4 और माइनस के 244, ये माइनस के हैं, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जब कोई डिजिट बराबर से दूसरी साइड जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 8x स्क्वायर प्लस के 8x और 244 में से 4 आप यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 240 आ जाएगा, इक्वल टू में 0, और यहाँ से 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण में 8 से भाग कर देंगे। 8 से भाग करने पर जब आप भाग करेंगे यहाँ पर देखिए समीकरण किस प्रकार से आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स आ जाएगा, 8 के 24, यहाँ से 30 आ जाएगा बराबर में 0, और 30 के ऐसे टुकड़े करिए जो घटा के 1 आ जाए, तो 6 बजे 30, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 6 माइनस के 5 इंटू एक्स माइनस के 30 इक्वल टू 0। आप थोड़ा सा इसको इधर देख लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और x के अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 5x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस के 30 इक्वल टू में 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 6 माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के यहाँ से 6 आ जाएगा। देखिए जब आप 5 माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो 5 6 30 6 आ जाएगा बराबर में 0। यदि दोनों फैक्टर एक जैसे आते हैं, x प्लस के 6 और x माइनस के 5, तो दोनों फैक्टर यदि एक जैसे आते तो समझो कि हमारा जो है यहाँ पर यदि दोनों गुणनखंड ये एक जैसे आते तो समझो कि हमारा जो है सवाल सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचता है, यहाँ से -5, तो ये हमने नहीं लेना है। यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना रहेगा 5, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 5 आ गई। हमसे दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं पूछी थी, तो पहली देखिए, पहली क्रमागत धनात्मक संख्या देखिए पहली क्या है 2x है, 2 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए 2x 2 इंटू 5 तो कितनी आ जाएगी 10, यहां तक आ रहा है, ठीक है। यहां नीचे ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरी कितनी आ जाएगी, दूसरी की बात करें यदि हम, दूसरी हमारी कितनी है 2x प्लस के 2, 2x प्लस के 2, यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस के 2, तो यहाँ पे 2 5 से 10 प्लस के 2, यहाँ से आ जाएगी 12। तो दोनों जो हमारी आई है, पहली आई हमारी कितनी आई है 10, और जो दूसरी आई है 12, ये आपका आंसर होता है। नोट करिए इसे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 के 6 की। इसमें जैसे कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है, तो दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB, हमें इसका क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमें एक त्रिज्यखंड दिया है। त्रिज्यखंड का मतलब है, मैं यदि इसे कहूं तो एक चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश। ये चतुर्थांश हमें दिया है, और इसमें बोला गया है कि यहाँ पर कि OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है O है, चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर OB दिया है, OB जो है वो वृत्त, यहाँ पर जो है इसकी चतुर्थांश की क्या है, वो रेडियस है। रेडियस कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर। यदि हम रेडियस की बात करें इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के इसका नीचे 0 लगा लेंगे। यदि मैं इसको कहूंगा तो इसको डायरेक्ट ही 3.5 बोलूंगा, और 3.5 को लिख सकते हैं 7/2, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10, तो r बराबर 7/2 यहाँ से भी आ जाएगा। और ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसमें क्या दिया है, OD दिया है 2 सेंटीमीटर। क्या दिया है, OD दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OD किसी के पास ना हो तो OD यहाँ से ले जाना, ठीक है। तो OD दिया है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखिए चतुर्थांश में क्या होता है 90 एंगल का कोण बनता है। और देखिए अब छायांकित भाग, जो छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल है उसका डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए बहुत सिंपल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो बात करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से एक बार में ही ये आपका आंसर आ जाएगा। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं वही आ जाएगा।
तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया OACBO माइनस एरिया ट्रायंगल किसकी बात करें, ODB या OBD की बात कर रहे हैं, OBD। तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा बात करें इसकी चतुर्थांश के क्षेत्रफल की, तो हम यहां से देखिए ये वृत्त का सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो यहां से 1/4 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर यहाँ पर कितना दिया है 7/2, तो हम इसे 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसलिए हम इसे 2 टाइम्स लिख देंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है और 7/2 2 बार लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए माइनस के 1/2 बेस कितना है आपका, यहाँ पर देखिए ये OB हमने लिखा है, OB यहाँ पर देखिए R हमने लिखा है 7/2, तो हम इसे 7/2 ही लिख लेंगे। और यहां से बात करते हैं, देखिए जो बेस है या इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, तो यहां से बेस आपका 7/2 आ गया और हाइट इसकी कितनी है 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और यहां से देखिए 7 से 7 कैंसिल और यहां से देखिए यहाँ से 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 11 आ गया और 11 7 77 और यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, यहाँ से आपका बचता है 7/2। यहाँ पे भी ऐसे करते हैं 8 बना लेते हैं, तो 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बेस इक्वल करने के लिए, तो यहाँ से 8 आ जाएगा आर एस के अंदर ऊपर देखिए 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 77 माइनस 7 चौक 28, यहाँ से 28 आ गया। और बात करते हैं इसकी 77 माइनस 28, यहाँ पर देखिए 77 माइनस 28 बटे कितना है 8, तो देखिए 17 में से 8 गए आपका 9 बचता है, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचता है 6 और 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4 बचते हैं, यहाँ से 6 में से 2 घटा देंगे कितने बचेंगे 4 और बटे में कितना 8। यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 49/8। यदि हमें इसे पॉइंटों में निकालना है, यदि पॉइंटों में दे रखा होगा तो हम कैसे करेंगे, इसे भाग कर लेंगे, तो 8 6 48, यहाँ पर 48 आ जाएगा, यहाँ से 1 बचता है और पॉइंट लगा कर 0 उतार लेंगे, 8 एकम 8 बचे कितने आपके, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा ही रखा 0 उतार लेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ से बचता है आपका 4 पॉइंट लगा रखा 0, तो 8 पंजे 40, यहाँ से आपका आ जाएगा, तो देखिए 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसका ये भी आंसर दे सकते हैं, ऊपर भी छोड़ सकते हैं, जहां आपकी इच्छा करे वहां इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो एक बार से फिर से समझ लीजिए, हमने क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। हमें देखिए रेडियस दिया था 3.5 सेंटीमीटर, आर आ गई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 35/10 आ जाएगा, 7 5 7 35 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ गया 7/2। रेडियस ओडी कितनी दिया था 2 सेंटीमीटर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वाला जो व्हाइट वाला क्षेत्रफल है त्रिभुज का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ से ये ब्लैक वाला जो क्षेत्रफल है जो छायांकित भाग है, जो हमने इसको शेडिड कर रखा शेडिड एरिया, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी बताया था मैंने, OACB माइनस OBD, इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। एक यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ से 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है देखिए, आर हमारा 7/2 है, आर स्क्वायर है इसलिए 7/2 और 7/2 2 बार लिख दिया। बात करते हैं इसकी माइनस के 1/2, बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बेस है, तो बेस कितना है 7/2 और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज की, तो यहाँ से 2 है। यहाँ से देखिए 7 से 7 काट दिया और 2 से ये काट दिया, 11 बार 22, तो यहाँ से देखिए 11 7 77 और 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ पर देखिए 7/2 था, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 2 और 7/2, यहाँ पे भी 8 बनाने के लिए तो हमने 4 की ऊपर नीचे अंश व्यवहार में मल्टीप्लाई कर दी, तो 77 7 चौक 28/8 और 77 में से 28 गए 49/8 आ गया, 49 को 8 से डिवाइड करो तो 6.125 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे नोट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये फीटी प्रकार जो हमारा कंपास होता है और स्केल वगैरह से करने का होता है कॉपी पर, तो मैं इसको ओरली ऐसे ही बता दूंगा। तो ये सही माप का यदि हम करें तो ये कॉपी पे ही हो सकता है, तो बोर्ड पर तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि यदि हम इसकी माप लें 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7, तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा, आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। मैं इसलिए यहाँ पर 5 6 7 सेंटीमीटर की यदि है माप, तो इसमें मैं कुछ बड़ी 5 की 10 जगह 10 सेंटीमीटर ले लूंगा और 6 की जगह 12 और 7 की जगह 14 सेंटीमीटर ले लूंगा, दुगनी कर दूंगा जिससे कि आपको सही से ये फिगर समझ में आ जाए। तो
तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन, मेरे साथ रीड कीजिए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जो उसके संगत हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्केल, अच्छा ये स्केल। तो जैसे कि हमने क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज की बात करें, जैसे कि इसमें कोई सी भी, सबसे पहले हम कोई सी भी लाइन आप खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर जो है इसमें फिगर इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी ले लेता हूँ ना, 10 ले लेता हूँ, 5 की जगह 10। ये तो 5 भी छोटी बैठेगी और 10 भी छोटी ले लेगी बैठेगी। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ी और बड़ी बिना माप के चल कर लेते हैं। और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ये हमने कोई ए बी लाइन खींच दी, तो साथ के साथ लिखेंगे। सर्वप्रथम मैं बोलता जा रहा हूं तो आप साथ के साथ भी लिखेंगे, सर्वप्रथम से नोट करेंगे एक बार। यदि आपको कोई बात यहाँ पे समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको इसको जवाब दूंगा। तो इसे नोट करिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का हम यहाँ पर यह पार्ट देखेंगे। और यह पार्ट किस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको कोई एक सारणी दी है, और सारणी में आपको यहाँ पर ये आपको सीआई दिया है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और इसको हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। इसे लिखते हैं वर्ग अंतराल, मैं लिख दे रहा हूं वर्ग अंतराल। देखिए, और यहाँ पर ये बारंबारता दिया है, बारंबारता को एफ से डिनोटेट करते हैं। और बात करें इसकी, हमें क्या निकालना है, माध्यिका। हमें यहाँ पर माध्यिका निकालना है, और माध्यिका निकालने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी एफ। 6 नोट 6 15, 15 और 12, यहाँ पर 27 हो जाएगा, और 8 7 15 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 35 प्लस 15 आ जाएगा आपका 50। तो सिग्मा एफ, इसे सिग्मा एफ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसे आप एन लिखेंगे, एन आ गया आपका 50। क्लियर है। यहाँ पर अंतराल देखते हैं, अंतराल मीन्स वर्ग अंतराल में कितना अंतर है। अंतर को डिनोटेट करते हैं एच से। 10 में से 0 घटाइए 10 ही बचेगा, 20 में से 10 घटाइए तब भी 10 बचेगा, 50 में से 40 घटा दो तब भी यहाँ पर 10 ही बचेगा। कहीं भी आप अंतर ले लीजिए, वहां पर 10 ही अंतर मिलेगा। यदि हमारा अंतर 10 है तो ये वर्ग अंतराल सही है, ठीक है। इसकी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहीं भी डिफरेंट नहीं है, सारा जैसी सीरीज है। और बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, केवल इनसे ही काम चल जाएगा। और देखिएगा हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें m निकालना पड़ता है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m का जो फॉर्मूला होता है n/2 होता है। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू, यहाँ से n आपका 50 है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 25। तो m आपका 25 आ जाएगा। तो 25 देखेंगे आप कहाँ पर जाएगा, तो 25 आपका किस में जाएगा, 27 में जाएगा, क्योंकि 15 में तो जाने का नहीं, क्योंकि 15 25 से कम है। 35 में जाने का नहीं, क्योंकि 35 से कम 27 है। तो ये 27 किस में जा रहा है, 25 27 में जा रहा है। तो इसके सामने वाले को f मानते हैं, इससे वाले को c मानते हैं, इससे ऊपर वाले को, और इसके जस्ट सामने वाले को l मानते हैं। तो यहाँ पर जो जो चीजें हमें मिली हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए l आपका l, यदि l आप लिखें तो लोअर लिमिट आपकी 20 है, और इसे हम ऐसे लिख लेते हैं l। और यहाँ पर देखिए आपका f कितना है, f आपका 12 है, और जो जो चीजें दी हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर c आपका 15 है, तो सारी चीजें आ गई आपकी, f भी आ गई, l भी आ गया, और आपका c और m टोटल आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, me। तो me फॉर्मूला है, तो आप इसे कैपिटल में लिख लीजिए। यहाँ l प्लस m माइनस के c अपॉन f इंटू h, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला लगता है me निकालने के लिए, मीन्स माध्यिका निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला है। क्या निकालने के लिए, माध्यिका। तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा l आपका जो है यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी है, 20 है। तो यहाँ से 20 रख लेंगे, प्लस m आप देखिए m आपका 25 है, और यहाँ से c देखिए c कितना है आपका, c आपका 15 है, यहाँ से 15 आ जाएगा। और f देखिए f आपका कितना है, 12 है यहाँ पर, तो f 12 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए h आपका कितना है, तो h आपका यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप 20 प्लस
25 में से 15 आप यहाँ से लेस कर देंगे, यहाँ से 10 आ जाएगा और 10 ऊपर था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से m इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 20 प्लस 10 दाम 100, 10 की 10 में मल्टीप्लाई की 100 आया और नीचे 12। तो 100 को आपने क्या करना है, 12 से डिवाइड करना, 12 अट्ठे 96, 96 आएगा, 12 में 108 होता है, 12 अट्ठे 96, यहाँ पर कितना आएगा 4, और देखिए यहाँ पर 9 में से 9 0, पॉइंट लगा के 0 लिख लेंगे, 12 3 36 और यहाँ से 36 आ जाएगा, यहाँ से 4 बचते हैं, पॉइंट लगा ही रखा हमने, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 12 3 36, फिर ऐसे आते चला जाएगा, तो यहाँ से 8.33, तो एम ई इक्वल्स टू 20 प्लस 8.33, तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से 20 में 8.33 जोड़ देंगे आप, 8.33, तो यहाँ से 28.33 आ जाएगा। ये आपका क्या है, माध्यिका है। तो आप इसे नोट करेंगे, कहीं आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एफ दिया था, तो सी एफ निकालने के लिए 6 नोट 6 15, 15 12 27, 27 और 8 35, 35 और 15 50 हो जाएगा। ये आपका टोटल इनका सम आया 50। तो m निकालने का फॉर्मूला है n/2, n की वैल्यू रख दी 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 आ गया, और 25 आप देखेंगे कहाँ पर जाएगा, तो 27 में जाता है। तो इसको f वाली सीरीज में f मान लेंगे, इसके जस्ट सामने वाला लोअर लिमिट को l मान लेंगे, और यहाँ से CF वाली में c मान लेंगे, इससे ऊपर वाला जस्ट, तो यहाँ से ये फॉर्मूले में रख देंगे। कैलकुलेशन आपको आती है तो आप इसे नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो अभी क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हमने माध्यिका फाइंड किया था, तो हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर वर्गंतराल दिया है और f दिया है, ये भी आपका बोर्ड परीक्षा 2022 में आया है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे, फॉर्मूला यही लगेगा माध्यिका वाला। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन आपने ये पिछला क्वेश्चन देखा, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सेम है। यहाँ पर ये आपको वर्गंतराल दिया है, यहाँ पर ये बारंबारता दी है, तो आपको CF निकालना होगा और यहाँ से आपको माध्यिका निकालना है, इसी प्रकार से। तो ये आपके लिए मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। चलिए आप इसे नोट करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको प्राप्तांकों का माध्य दिया है और यहाँ से f फाइंड आपको यहाँ पर जो है विलुप्त, यहाँ पर बारंबारता जो है विलुप्त बारंबारता f फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी इसी प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो आप उसके जैसे बिल्कुल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो आपको यहाँ पर जो विलुप्त बारंबारता f है, इसको आपको ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए मैंने आपको माध्य का फॉर्मूला बताया था पग विचलन विधि का। तो यहाँ पर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो आप इस फॉर्मूले से ये पग विचलन विधि द्वारा इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप इसे मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं और ये भी प्रैक्टिस सेट से ही लिया गया है। तो निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। तो देखिए यहाँ पर युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल करना होता है। इस तरह की कोई भी समीकरण दे देती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें मानना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन किस प्रकार से है। इसको जो यहाँ पर देखिए x-1 है, तो हम इसको मानकर क्या चलते हैं 1 अपॉन, हम इसको मान करके चलते हैं जरा देखिए, यहाँ पर हम इसको x-1 को a मान लेते हैं तथा 1 अपॉन y-2 को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको मान लिया है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं यदि इसके मल्टीप्लाई में 1 लूं तो हमने इसको मान करके किस क्या चले हैं a, तो यहाँ से a रखेंगे तो 5a हो जाएगा 5a, और यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर b रखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ से b हो जाएगा, आपका इक्वेशन आ गई। यहाँ पर इसको थर्ड मान लेते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाले को देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2a, यहाँ पर हो जाएगा 2a और यहाँ से माइनस के b हो जाएगा और यहाँ से 1/3, ये आपके समीकरण 4 आ गई। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए समीकरण को हल करने के लिए आपसे कोई भी विधि नहीं बोला गया है कि आप इसे वज्र गुण विधि से करिए या उसे विलोपन विधि से करिए या उसे आप प्रतिस्थापन विधि से करिए। आपको यहाँ पर किसी भी विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर इस समीकरण को हल करने के लिए कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे जोड़ने पर कुछ चीजें यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगी, मीन्स यहाँ पर विलोपन विधि हम लगा रहे हैं।
तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 और 2 जुड़ करके 7 हो जाएगा। 5 + 2 7 और यहाँ से 2 + 1/3, तो यहाँ से 7 है इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 1 7/3। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा एक बार, तो a इक्वल टू कितना जाएगा 1/3। a की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 3 में रखने पर, तो जब आप समीकरण 3 में रखेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में जब आपको समीकरण क्या दिया है 3 ये है 5a + के b = 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 है, तो 5a कितना 1/3 + के b = 2, तो यहाँ पर देखेंगे आप b = 2 और यहाँ से 5 × 5 -5/3, तो b = यहाँ पर 3 दूने 6 - के 5 5/3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 1/3 आ जाएगी। b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए a की भी वैल्यू 1/3 है और b की भी वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम a तथा b के मान रख देंगे। तो a तथा b के मान जो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, दोनों a तथा b के मान रखेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे 1/x-1 है और इक्वल टू में a है, तो 1/x-1 a की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से ऊपर भी 1 है और साइड वाले में ऊपर यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर देखिए जब अंश बराबर होते हैं तो बराबर में हर भी बराबर होते हैं, तो x-1 = 3, तो यहाँ से x = 3 + 1 x = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक वैल्यू x की 4 आ गई। बात करते हैं इधर, देखिए यहाँ पर क्या है y है, तो देखिए हमने इसको माना था b, तो यहाँ पर देखिए y - के 2 = b और b की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, y - 2 = 1/3, तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे यहाँ बताया था सेम उसी प्रकार से y - 2 = 3 है और y = 3 + के 2, तो y = कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो दोनों की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा क्या होता है मेथड हमने जो यूज करा है, ये युग्म को बदल करके रेखिक समीकरण में बदल करके हल करना है। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत 12 किलोमीटर जाने। देखिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, आप स्क्रीन पर दिया है तो आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई नाव है, नाव जब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है और धारा के फिर विपरीत 12 किलोमीटर लौटती है, तो उसमें क्या आने और जाने में 8 घंटे लगते हैं, तो उसमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो किसकी करनी है, धारा की चाल। मान लेते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई यहाँ पर एक नदी है और ये नदी किधर बह रही है, मान लेते हैं ये नदी इधर बह रही है, ये इधर बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बात करें किसकी, यहाँ पर एक कोई नाव है, तो नाव देखी होगी आपने, ये इस तरह से नाव है कोई, तो यहाँ पर ये नाव है और नाव किधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर ये वापसी भी लौटेगी और ये आने जाने में 12 किलोमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितनी है 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ पर देखिएगा उसे आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। आने और जाने का कुल समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। कितना लग रहा है, 8 घंटे। यहाँ पर 8 घंटे का समय लग रहा है। तो थोड़ा सा इसमें मान के चलिए, सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको ही मान लेते हैं, माना धारा की चाल, मान लेते हैं माना धारा की चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और 12 किलोमीटर आने में उसे कुल समय लग रहे हैं 8 घंटा। देखिए हम लेते हैं धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में बात करें किसकी, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जब नाव चलेगी तो देखिए हम जब रोड पे चलते हैं वहां पर कंडीशन अलग होती है, पानी में कंडीशन उसके विपरीत होती है। जिधर को पानी बह रहा है
यदि उधर को नाव चलती है या आदमी तैर रहा है तो चाल बढ़ती है, जुड़ जाएगी दोनों की, पानी की चाल और तैरने वाले की चाल दोनों की जुड़ जाएगी। और यदि वो विपरीत दिशा में तैर रहा है, पानी की विपरीत दिशा में तैरेगा तो चालें घटती हैं, जो तैरता है उसकी चाल घटती है, ना कि पानी की। जो तैर रहा है, नाव है तो नाव की चाल घटेगी, व्यक्ति है तो व्यक्ति की चाल घटेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि गाड़ी हम रोड पर चलाते हैं, बाइक वगैरह, तो उसमें बिल्कुल विपरीत है। जब एक ही दिशा में दो गाड़ी चलेंगी चालें घट जाती हैं, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ जाती है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है, उसके अपोजिट है। तो अपोजिट क्या है, हमने लिया है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, देखिए धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, नाव की चाल कितनी। अब देखिए नाव की चाल उसमें दिया है, हम लिख लेते हैं, उसमें नाव की चाल दिया है शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए नाव की चाल दिया है, नाव की चाल, नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में है, ठीक है, तो शांत जल में है। तो यहाँ पर देखिए नाव की चाल जब धारा की दिशा में है तो दो मैंने बताया था धारा की दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी। तो x + 4 क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, धारा की दिशा में जुड़ जाएगी 4। और यहाँ पर दूरी देखिए, दूरी कितनी है, दूरी देखिए यहाँ पर 12 किलोमीटर जाने में है और 12 किलोमीटर आने में है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं समय कितना लग रहा है जाने में, जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो समय आपका लग रहा है t1। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा देखिएगा थोड़ा सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट समय को t1 लिया है, दूरी कितनी 12 किलोमीटर, चाल आपकी हो गई x + 4। यहाँ से आप इसे फर्स्ट मान लीजिए। सेम उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, कुल समय, यहाँ पर कुल समय आपका कितना लग रहा है, 8 घंटे, ठीक है ना, 8 घंटे कुल समय, 8 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जब धारा की दिशा में है तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी, यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर देखिए धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में देखिए, धारा की विपरीत दिशा में कंडीशन क्या होगी, चालें क्या हो जाएगी, चाल आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसकी चाल घट जाएगी, नाव की। किसकी घट जाएगी, नाव की चाल घट जाएगी। जो उसके अंदर तैर रही है, वस्तु हो चाहे आपका व्यक्ति हो, तो उसकी चाल घटेगी। नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर है, तो नाव में से कितना घट जाएगा, जो उसकी चाल है धारा की चाल x घट जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा, चाल कितनी होगी धारा उसकी, 4 - x। किसकी हो जाएगी चाल, ये किसकी हो गई, नाव की चाल हो गया ना, नाव की चाल, नाव की चाल में से घटा है, जो मैंने बताया था, जो तैर रही है उसमें, उसी में से घटता है। किसकी चाल घटी है, धारा की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चाल कितनी हो गई, 4 - x, समय कितना लग रहा है, t2, आप इसको लिख लीजिए, समय आपका हो जाएगा t2। और देखिए दूरी आपको पता ही है, दूरी यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी 12 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर t2 बराबर, देखिए अभी लिखा था दूरी बटे चाल, तो दूरी यहाँ पर 12 किलोमीटर ही है, और चाल देखिए कितनी है, 4 - x, 4 - x। तो दोनों आने और जाने में t2 और प्लस t1 दोनों में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है आने और जाने में। तो देखिए यहाँ पर t1 कितने है हमारे, यहाँ पर ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसे, तो t1 12 बटे x + 4, और t2 कितना आपका स्टूडेंट यहाँ पर 12/4 - x इक्वल्स टू में 8। आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। थोड़ा सा इधर देख लेंगे क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है, तो आप इधर देखेंगे, यहाँ पर वहां से 12 कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे आप, तो आप देखिए 1/ कितना बचता है, 4 + x। इसे 4 + x को मैं लिख सकता हूँ 4 - x प्लस, और यहाँ पर देखिए 1/4, देखिए सॉरी यहाँ पर 4 + x था, तो 4 + x ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्यों लिखा 4 + x अभी बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए 1/4 - x है, 4 - x, और इक्वल्स टू में कितना है, 8 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे आप, तो ये लिखने का कारण इसलिए था, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - x, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 + x, और देखिए मेन जो कारण था इसको 4 + x, x + 4 को 4 + x लिखने के लिए मेन कारण ये था, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। जब एक बार जुड़ता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a - b, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a² - b²।
पढ़ा है? Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अगर ना चमक रहा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स लिखा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 16, क्योंकि a स्क्वायर आ रहा है, 4 का 16, फिर माइनस है, फिर x का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 8 अपॉन देखिए 12 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 2/3, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो ऐसे करते हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 3 चौक 12। और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा 16 माइनस के 12, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और एक्स बराबर आ जाएगा 2। बात कर रहे थे किसकी? धारा की चाल। तो धारा की चाल आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे धारा की चाल। तो यहाँ पर देखिए धारा की चाल कितनी आ गई आपकी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर की पुष्टि करते हैं। आंसर हमारा ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उन्हें एक बार रिपीट घर से कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सकता है, प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना भी आपसे हो। आप टाइम निकालिए, कितने समय में कितने क्वेश्चन आप पुट अप कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक नए वीडियो कल लेकर के आएंगे, 10 ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।